नमस्कार। ये वक्त ये हो गया है ये जानने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो अगले 24 मिनट में मैं राहुल सौमित्र आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। लेकिन पहले एक बड़ी खबर है जो कि ग्वालियर से है। एनएचएम की संविदा परीक्षा पेपर लीक के मामले में एक बड़ा अपडेट है। क्राइम ब्रांच की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। गैंग ने पेपर सॉल्व कराने के नाम पर परीक्षार्थियों को फंसाया था। पेपर सॉल्व कराने के नाम पर फंसाया था। गैंग के दो मुख्य आरोपी अभी भागे हैं। सोनीपत, प्रयागराज, बिहार में आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की गई है। एक आरोपी ने पहले यूपी की परीक्षा का पेपर लीक किया था। एमपी का एक आरोपी सॉल्वर के रूप में रह चुका है आरोपी। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस रिमांड पर 5 आरोपी। कल 3 आरोपियों का फिर पुलिस मांगेगी रिमांड। गैंग के सरगना पुष्कर पांडे की तलाश जारी है और हिरासत में 26 परीक्षार्थी भी हैं। बिना घर के भेदी के नासिर होता कुछ नहीं। अब प्रयागराज, सोनीपत, बिहार के भले ही ये लोग हों, लेकिन कोई ना कोई तो था घर का जिसने इनकी मदद की। क्या अपडेट है जरा बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि जो ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस को जो अपडेट मिला है, जो आरोपी से पूछताछ में जो कई तरह के खुलासे हो रहे हैं कि मतलब जो सेकंड पाली का जो पेपर था उसका तो खुलासा किया था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो आरोपी पकड़े गए, जो परीक्षार्थी जो पकड़े गए, उनसे पूछताछ हुई तो उसमें यह भी खुलासा हुआ है कि जो पहली की पाली थी यानी कि सुबह की जो पाली थी उसमें भी हूबहू पर्चा है वो लीक हुआ था। और इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जिसमें से 26 परीक्षार्थी भी शामिल है। लेकिन 8 आरोपियों का जो नेटवर्क है उसका जो मास्टरमाइंड था पुष्कर पांडे था, जो अपने धंधे को यानी कि जो इस तरह का पेपर लीक करने का जो काम था वो मुंबई और प्रयागराज से करता था। उसके मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में नेटवर्क था और उसी नेटवर्क के जरिए उसने इतना बड़ा काम किया था कि एनएचएम की जो संविदा स्टाफ की जो भर्ती थी उसका पेपर लीक करने का काम किया था। और साथ ही जो 8 आरोपी और जो पकड़े गए हैं उनसे ये भी खुलासा हुआ है कि एक उत्तर प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी उसमें भी एक पर्चा लीक हुआ था, तो उसका भी एक मास्टरमाइंड है। साथ ही मध्य प्रदेश का एक आरोपी वो भी है जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा में सॉल्वर के रूप में बैठा था, उसको भी आरोपी पहले रह चुका है। तो यानी कि ये जो नेटवर्क था, जो पकड़े गए आरोपी है वो कहीं ना कहीं पहले भी पूर्व प्रतियोगी आरोपी रहे हैं। तो पुलिस अब उसका डाटा भी खंगाल रही है। साथ ही जो पेपर लीक करने वाले, पेपर बनाने वाली जो एजेंसी है उसको भी लेकर जांच है वो जारी है। तो उसकी जांच अभी धीरे धीरे चल रही है। पुलिस आरोपी है, रिमांड पर है, तो और भी बड़े अभी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो और भी बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकता है और खुलासा इस बात का भी होना चाहिए कि इनकी मदद किसने की। पेपर लीक कराने में मददगार कौन रहा, कौन अपना था जो परायों को बताया कि यह है पेपर। बहुत शुक्रिया नासिर गौरी इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 23 मार्च को अपने 3 साल के कार्यकाल की सफलता का एक रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। वहीं कांग्रेस यह बताएगी कि सफलता नहीं, यह विफलता है, यानी बीजेपी सफलता गिनाएगी और कांग्रेस उसकी विफलता। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी रिपोर्ट कार्ड के जरिए पब्लिक के टेस्ट में पास होने की कोशिश में जुट गई हैं। दोनों दल अपने अपने रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं। 23 मार्च को बीजेपी अपने कार्यकाल की सफलता का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी और जनता को अपने 3 साल की उपलब्धियां गिनाएगी। 23 मार्च को जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के इस टर्म के 3 साल पूरे होंगे तो हम जन विकास का अपना जो रिपोर्ट कार्ड है पेश करें। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने तय किया है कि वो भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। इसमें महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था समेत अन्य मोर्चों पर सरकार के विफल रहने की जानकारी दी जाएगी। सरकार ने 3 साल में प्रदेश को लूटा है। आप बताइए ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें घोटाले नहीं हो। पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार भ्रष्टाचार घोटालों की सरकार है। मध्य प्रदेश में चुनाव में 8 महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड का फैसला नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश की जनता करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक ट्वीट पर बयानों की गर्माहट बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने कमलनाथ को अब संभावी मुख्यमंत्री बना दिया, जिस पर पार्टी के ही कुछ नेताओं ने आपत्ति जाहिर कर दी। लेकिन उस आपत्ति को कांग्रेस का एक धड़ा कमलनाथ के खिलाफ साजिश करार दे रहा है। यानी पार्टी में ही कोई ऐसा है जो कमलनाथ के खिलाफ साजिश कर रहा है। पार्टी
को शिव की बारात और कमलनाथ को शिव बता दिया। यह भी चलन आजकल निकला है। कोई कह रहा है कि राम है और कोई शबरी है, तो कोई कह रहा है कि शिव की बारात है और वो शिव है। इस मौके को मुख्यमंत्री और बीजेपी दोनों ने लपक लिया और मोर्चा संभाल लिया। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीएम के चेहरे पर जबरदस्त खींचतान चल रही है। कांग्रेस ने कमलनाथ को भावी सीएम बताते हुए पोस्टर लगाए, तो पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और अजय सिंह ने दो टूक कहा कि कांग्रेस में भावी मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज नहीं है। आलाकमान और विधायक दल जिसे चुनेगा वही मुख्यमंत्री होगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि 23 का चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम पार्टी तय करेगी। जो बैठक हुई थी उसमें अरुण यादव जी और अजय सिंह जी शामिल थे। तय हुआ था कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वही हमारे चेहरे हैं। कांग्रेस में किचकिच शुरू हो गई तो बीजेपी कहां भला रुकने वाली थी। मन के बहलाने को कमलनाथ जी ख्याल अच्छा है। आपके दल के नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री तय ही नहीं है। चुनाव में महज 8 महीने बचे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के गुजरे ज्यादा वक्त भी नहीं बीते हैं, लेकिन एमपी में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। तो जब अपने सवाल उठाएंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। हर चुनावी साल में सियासत को नर्मदा की याद आ जाती है। अब देखना होगा कि रिवर फ्रंट का नाम बदलकर या उसकी जगह नर्मदा कॉरिडोर बनवाने का ऐलान चुनावी मैदान में क्या गुल खिलाता है। फिलहाल कॉरिडोर और रिवर फ्रंट के बहाने कांग्रेस और बीजेपी इस बार एक बार फिर से आमने सामने है। हर चुनावों की तरह इस विधानसभा चुनाव से पहले भी जबलपुर की सियासत नर्मदा पर गर्मा गई है। बीती कमलनाथ सरकार ने जबलपुर के ग्वारी घाट से लेकर तिलवारा घाट के बीच नर्मदा रिवर फ्रंट बनाने का प्रोजेक्ट मंजूर किया था, लेकिन नई सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन बीते 25 फरवरी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा आरती के बाद नया ऐलान किया। जबलपुर की धरती पर फैसला कर रहे हैं कि मां नर्मदा जी का पवित्र कॉरिडोर सारे घाटों को जोड़ते हुए बनाया जाएगा। वहीं आरटीआई से मिली जानकारी पर दावा किया कि सरकार ने रिवर फ्रंट बनाने 162 करोड़ रुपए की डीपीआर की मंजूरी 1 साल से रोक रखी है। पहले जो लागत थी वो लागत अब डीपीआर में 162 करोड़ हो गई और अब 1 साल के बाद फिर लागत पड़ने वाली है। जितनी भी विकास योजनाएं नर्मदा रिवर फ्रंट के अलावा जबलपुर के लिए थी, लगभग 3000 करोड़ रुपए के कार्य जो हमने बजट में प्रावधानित किए थे वो सब रोक दी। अब देखना होगा कि रिवर फ्रंट का नाम बदलकर या उसकी जगह नर्मदा कॉरिडोर बनवाने का ऐलान चुनावी मैदान में क्या गुल खिलाता है। तो नर्मदा को लेकर सियासत हो रही। इधर रतलाम में कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल ने अधिकारियों को खुली धमकी दी है। मुरली मोरवाल ने कहा है कि 8 महीने के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। उन्हें यह अंदाजा है और वो इसलिए कह रहे हैं, और इसके बाद वो कह रहे हैं अधिकारियों को कि यह अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब यह सीधी धमकी है क्या, ये जनता ही तय करे। चुनावी साल में एमपी में कांग्रेस पार्टी के नेता आए दिन प्रशासनिक अधिकारियों को खुली धमकी दे रहे हैं। इसी क्रम में आज रतलाम में एक बार फिर कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल ने अधिकारियों को खुली धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि 8 महीने बाद एमपी में चुनाव है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अधिकारी कान खोलकर सुन ले, 8 महीने बाद कहां जाओगे पता भी नहीं चलेगा। बदले की भावना से काम किया जा रहा है। हम चेतावनी देते हैं कि 8 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है। अधिकारी कान खोल के सुन लो। जब बैठे हो वो एडीओ हो या तहसीलदार हो या टीआई हो, कान खोल के सुन लो। 8 महीने बाद कहाँ जाओगे ये पता भी नहीं लगेगा तुम्हारा। किस हिसाब से तुम बदले की भावना से काम कर रहे हो। दरअसल कांग्रेस की खाद लूट मामले में आलोट में शंखनाद रैली निकालकर मनोज चावला के समर्थन में धरना दिया, जहां विधायक मुरली ने अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए खुली धमकी दे दी। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की खूब चर्चा है। हालांकि यात्रा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली जा रही है, लेकिन एक सभा में कमलनाथ ने विकास यात्रा को निकास यात्रा बता दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिशन 23 के लिए बीजेपी विकास यात्रा के जरिए लोगों का विश्वास दोबारा हासिल करने की कोशिश में जुटी है। विकास यात्राओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश में हो रहे नवाचार पर खुशी जाहिर की है। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में
चल रही है। कई जिलों ने बड़े नवाचार किए हैं और जनता का बहुत जबरदस्त रिस्पांस इन यात्राओं को मिल रहा है। वहीं दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पूरा गुट जो कमलनाथ जी की जड़ें खोदने पर लगा हुआ है, अब आगे देखना है कि सज्जन जी किसका षड्यंत्र उजागर करते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी की विकास यात्रा को विनाश यात्रा बताया। सभाएं इकट्ठी करके विकास यात्रा में बुलाने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में यात्राओं पर बड़ा जोर है। बीजेपी प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही है, वहीं कांग्रेस इस पर जमकर निशाना साध रही है। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने एडीएम के बाबू दिनेश खरे और चपरासी गणेशन पिल्लई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बाद पूरे कलेक्टर कार्यालय में हड़कंप मच गया। जरा सोचिए, कलेक्टर पूरे जिले का लॉ एंड ऑर्डर का हेड होता है, लेकिन ये कलेक्टर साहब इनकी नाक के नीचे इनके कर्मचारी घूस लेते रहे, इन्हें कानों कान खबर नहीं हुई। ये क्या संभालेंगे जबलपुर को? बहरहाल आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी सरकारी ऑफिसों में घूसखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कटनी जिले के कलेक्टर कार्यालय से सामने आया, जहां कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर रामानुज टोप्पो के बाबू दिनेश खरे सहित चपरासी गणेशन पिल्लई को जमीन मामले में अपील खारिज करने के एवज में 5000 की रिश्वत लेते जबलपुर लोकायुक्त ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और जमीन की रजिस्ट्री में जैसी चौहद्दी लिखी थी वैसा नक्शा कटा हुआ है। अपील किया था इस नक्शे के खिलाफ, तो उस अपील को खारिज करने के लिए दिनेश खरे, जो उनका रीडर है अपर कलेक्टर का, वो रुपयों की मांग कर रहा था। दिनेश कुमार खरे, इनके द्वारा इनसे 5000 रुपये की डिमांड की गई थी। पदस्थ भ्रष्ट है श्री गणेश पिल्लई, इनको हमने 5000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए पकड़ा है। दरअसल बरही निवासी रोहिणी प्रसाद पटेल ने लोकायुक्त से इस मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने एडीएम के बाबू दिनेश खरे और चपरासी गणेशन पिल्लई को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इंदौर आपको लेके चलते हैं। इंदौर नगर पालिका निगम ने 20 बड़े डिफॉल्टर बकायेदारों की सूची जारी की है। इन पर 53 करोड़ की रकम बकाया है, जिसके खिलाफ नगर पालिका निगम बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। लेकिन सोचिए, इन पर मेहरबानी हो रही है, अब कार्रवाई हो रही है। अगर हमारे आपके 100-200 रुपए भी बचे हों तो कटौती हो जाएगी, लेकिन इन पर अब हो रही है कार्रवाई। इंदौर नगर पालिका निगम जल्द बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। असल में इंदौर नगर पालिका निगम को अब राजस्व घाटे की चिंता सताने लगी है। इंदौर नगर पालिका निगम ने 20 बड़े डिफॉल्टर बकायेदारों की सूची जारी की है, जिन्होंने अब तक बकाया संपत्ति कर नहीं भरा है। इन पर 53 करोड़ की रकम बकाया है। इन बड़े डिफॉल्टर में यशवंत क्लब, ट्रेजर लाइलैंड मॉल, GSITS कॉलेज और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक सभी बड़े बकायेदारों को लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। राजस्व वसूली का काम है, वो चूंकि वर्ष अंत चल रहा है, उसकी तैयारियां भी लगातार चल रही है। ऐसे बड़े बकायेदारों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने अपने टैक्स नहीं पे किए गए हैं। इसको लेकर के लगातार टीम तैयारी कर रही है। इस वित्तीय वर्ष में नगर पालिका निगम को 700 करोड़ की राजस्व वसूली करना है, लेकिन ये टारगेट अब तक 50% तक ही पहुँच पाया है। लिहाजा बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए इनसे राजस्व की वसूली की जाएगी। देश में आपने बहुत सी शादियां देखी होंगी। हाई प्रोफाइल, शाही खर्च या फिर सादगी से हुई शादियों की चर्चा सुनी होगी। मैं आप ही लोग से पूछ रहा हूं, सुना तो होगा ना। पर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जिस शादी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसी शादी ना आपने कभी सुनी होगी ना देखी होगी। अब ज्यादा भूमिका ना बनाकर सीधे आपको शादी में लेकर चलते हैं। चलिए अब आपको एक अनोखी शादी में लिए चलते हैं। ऐसी शादी जो आपने न कभी देखी होगी न सुनी होगी। ये अनोखी शादी हुई मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में, जिसके गवाह बने करेली के पिपकिया गांव के आसपास के रहने वाले हजारों लोग। यहाँ एक तोता मैना की शादी कराई गई। मैना दुल्हन का मायका पिपकिया गाँव है। गाँव के रामस्वरूप परिवार के घर में ही ये पली बड़ी। रामस्वरूप ने इसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा है। जब बेटी बड़ी हुई तो रामस्वरूप को इसके विवाह की चिंता सताई। रामस्वरूप ने मैना बिटिया के लिए योग्य वर को ढूंढना शुरू किया।
किया और तलाश खत्म हुई गांव के ही बड्डल लाल के घर में पलने वाले तोते के तौर पर। दोनों परिवारों को रिश्ता बड़ा पसंद आया और रविवार को विवाह उन्हें तय किया गया। मागर माटी के साथ विवाह की रस्में शुरू की गयी। तोता दूल्हे राजा 4 व्हीलर पर सवार होकर अपनी मैना को ब्याहने निकले। घरातियों ने पूरे मान सम्मान के साथ बारातियों का स्वागत किया। पंडित जी ने द्वाराचार की रस्म निभाई और पूर्ण मंत्रोच्चार के बीच तोता मैना जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो गए। इस रिपोर्ट के शुरू होते ही आपने ये कहा होगा कि तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई, लेकिन जब पूरी रिपोर्ट आपने देखी होगी तो आपके चेहरे पर भी हंसी आई होगी।